हाँ जी, आलोक पांडे बताएं क्या कहना चाहते हाँ, हैं, आपसे मैंने बताइए। पहले डिबेट किया था। आप मेरे को 25 लाख देने वाले थे, जम्बू द्वीप को एशिया प्रूफ करना था, लेकिन आप हमको भगा देते, फिर बोलते लोगों को कि नहीं। कोई आपको नहीं भगाएगा, अगर आप सबूत देंगे तो कोई क्यों भगा देगा। आप बोले थे कि जम्बू द्वीप को एशिया कहा जाता है, तो आप हमें बता देंगे सम्राट अशोक का शासन कहाँ-कहाँ पे था? हाँ, तो सम्राट अशोक ने मेरे पास अपने मैप को है। कहा था, सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन सबसे पुराना होगा ना, मैप तो बाद में बनाया जाएगा। तो हाँ, तो सम्राट आप मैप अशोक का दिखाइए। शासन एक बार आप दिखा देंगे? हाँ, वो पूरे एशिया के राजा थे ना, तो जम्बू द्वीप एशिया जो के हुआ। राजा थे तो कैसे पता चला आपको कि वो मैप एशिया के राजा थे? मैप देख के। अच्छा, कहाँ से वो हाँ, मैप मिला? हाँ, मिल गया ना, बहुत जगह पर मैप अवेलेबल है, तो मैप मिल गया मेरे को। उनका टेरिटरी कहाँ अच्छा। तक था वो दिखा दिया गया है वहां पर। अच्छा, ठीक है, तो हम तो निकाल लेते हैं, सम्राट अशोक का एक बार मैप निकाल लेते हैं। हाँ, अभी पता चल जाएगा कि वो एशिया के राजा थे और कहाँ के राजा थे। एशिया में कौन-कौन से देश आते हैं? कितने बहुत आज के डेट में कितने राज्य आते हैं? सारे राज्य, मतलब देश आते हैं ना मतलब उसमें। देश बहुत वही सारे स्टेट ही देश कहा आते हैं जाता है ना, भारत को भी तो स्टेट ही कहा एशिया में। जाता है। तो उसमें भारत आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, हुँ। चाइना आ जाएगा। ये सब सारे देश आ जाएंगे। मालदीव्स आ हाँ, जाएगा। ये सम्राट अशोक का आ जाएगा। जो मौर्यन्स एम्पायर का है, ये है। जिसमें हम्म, से साउथ का जो क्षेत्र है, साउथ हम्म। का, ये सम्राट अशोक में नहीं आता था। और ये म्यांमार, जापान ये सब एशिया में आते हैं। चाइना, तिब्बत, खोतान, ईरान, अरब देश, ये सब एशिया में ही तो आते आप हैं। ये कह रहे हो कि ये आज का इंडिया है, ये जो जिसमें नहीं, रूल हम तो करते आज थे। की इंडिया की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो आपने कहा ना कि एशिया के राजा हाँ, थे सम्राट तो अशोक। मेरे पास जो और मैप है आपने उसमें कहा था तो कि अगर अलग दिखाया है। जम्बूद्वीप को आपने कहा कि सम्राट अशोक का जो ये राज्य जम्बू द्वीप जम्बूद्वीप का में मैप था। है ही नहीं ना, ये और जम्बू द्वीप का मैप है ही जम्बूद्वीप, हाँ, तो जम्बूद्वीप का तो सम्रा आपने कहा ना कि सम्राट अशोक जो है एशिया के राजा थे, ये आपको साबित करना नहीं। था ये जिस है ही प्रूफ पे नहीं ना, आपको चाहिए। ये तो मौर्यन अच्छा, ये एम्पायर है। सम्राट अशोक का, हाँ, सम्राट अशोक का ही एम्पायर है ना, मौर्यंस में जो सबसे बड़ा एम्पायर था, वो सम्राट अशोक का था। तो सम्राट अशोक का ये एम्पायर है, तो क्या ये एशिया है कंप्लीट? मैं दिखाता हूँ ना, मेरे पास असली मैप है। आप कहाँ पता नहीं कौन सा लेके आ गए हो। तो कहाँ से मैप दिखाएँगे? कौन से वेबसाइट से? हर जगह मिलता है इसका, मतलब आप जम्बू मैंने द्वीप तो ये है ना, आपका गूगल विकिमीडिया पे जो आपका सबसे फ़ेमस है, वहीं से उठा लिया हमने तो। आपका जो विकिपीडिया। विकिमीडिया है, जो विकिपीडिया नहीं, विकिमीडिया है ये। ये विकिपीडिया में भी विक यही दिया हुआ है, विकिपीडिया लीजिए नहीं, या जम्बू द्वीप विकिमीडिया का लीजिए। खोलिए ना, ये तो मौर्यन एम्पायर हुँ। का है ना, आप जम्बू द्वीप खोलिए। नहीं, हम तो आपका यही क्लेम है ना कि सम्राट अशोक जो हैं, उनका एम्पायर पूरे एशिया में था, इसीलिए पूरे एशिया को वो जम्बूद्वीप कहते थे। उनके इंस्क्रिप्शन में जम्बूद्वीप मिला। आपने कहा कि चूँकि वो पूरे एशिया के राजा थे, यही आपका क्लेम था। हमने हाँ, उनका एम्पायर दिखा दिया कि उनका एम्पायर तो चाइना, तिब्बत, खोतान, जापान, म्यांमार और इंडोनेशिया, तमाम तरह के देश जितने एशिया के हैं, उधर को तो नहीं था। हम्म, इवन रसिया में भी नहीं था। तो आपका ये जो अरब क्षेत्रों में भी अभी नहीं था। ईरान के बॉर्डर तक था। तो आपका जो ये क्लेम था कि पूरे एशिया को ही आप साबित करने वाले थे और फिर आप 25 लाख रुपए तो ये लेने वाले थे। तो ये इवन ये सम्राट अशोक का शासन ये साउथ के भी कुछ क्षेत्र में नहीं था, ये भी यहाँ पे है। तो ये, तो लेकिन ये तो कैसे आप आज के साबित कर इंडिया में पाएँगे? आता है। नहीं, सुनिए, हुँ, तो ये आज के इंडिया हुँ, में आता है ना, साउथ का जो ये हुँ, जगह है, यहाँ पर हुँ, अशोक सम्राट जो है वो नहीं रूल करते थे, फिर भी ये हमारे इंडिया हुँ, के अंदर आता है। लेकिन हुँ, आप ये कह रहे हुँ, हो कि जो हुँ, नेपाल है वो इंडिया है। हुँ। नेपाल इंडिया है ही नहीं, नहीं, नेपाल नहीं। कभी भी। ये आलोक पांडे, आपका क्लेम था कि जो सम्राट अशोक का जो एम्पायर था, वो पूरे एशिया में था और हाँ, पूरे एशिया में शासन करते थे। हमने आपको दिखाया कि सम्राट अशोक का जो शासन है, वो हमने मौर्यंस का ये एम्पायर का दिखा आपकी दिया। आपकी ये तो बात अब मान आप भी लेते, फिर साबित भी कर बुद्ध देंगे नेपाली सम्राट हो जाएंगे अशोक का ना। शासन है। चलें, आप यहाँ से फिर फालतू, हमारे पास समय नहीं है। आप फालतू बात करेंगे तो हमारे पास समय नहीं है। जिस बात का आप क्लेम करके आते हैं और आप सोचते हैं कि बार-बार आप जंप करके इधर-उधर भाग जाएँगे और फिर आप कहेंगे कि 25 लाख रुपए हमको इनाम भी चाहिए, तो हमारे पास इतना फालतू समय नहीं है। भई, इस पर डिस्कशन वेल हो चुका है, आप साबित नहीं कर पाए थे तथागत बुद्ध का नेपाली, नेपाल शब्द आप सबूत नहीं दे पाए। इवन आप शिव का फ़ोटो लगा के आए थे और हमने पूछ दिया था कि भाई शिव जो हैं, वो तो आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से चाइनीज़ हो गए हैं, तो वहाँ पे आपके मुँह बन गया था, जवाब देते नहीं बना था। रो दिए थे आप वहाँ पे बिल्कुल भी। तो फिर यहाँ कहानी बना रहे हैं आप। नेपाल का जो पीएम है, पीएम था पुराना वाला, ओली था, वो तो राम को बोल दिया था कि राम नेपाली हैं। सीता को बोल रहा है कि हमारे यहाँ नेपाल की हैं। क्या कीजिएगा? जाइएगा पिताजी खोजने नेपाल में? सारा देवी-देवता बना के बैठा हुआ है। कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो फालतू बातें मत कीजिए। आप जिस चीज़ के लिए डिबेट करने आए थे, पिछले बार ही आप डिबेट में बहुत बुरी तरह से रो दिए थे और फिर से आप आएँ, आप फिर मुद्दा बदलें, तो मुद्दा बदलने पर मैं समय नहीं दूँगा फिर। हाँ जी, एक्सेल मीडिया रिपोर्ट, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मैं डिबेट डिस्कशन बोल करने आया हूँ वेदास और बुद्धा के ऊपर। हाँ, तो सुन रहा हूँ मैं। मेरा पॉइंट है कि आप साइंटिफिक एविडेंस को सिर्फ और सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस के बेसिस पर डिफाइन नहीं कर सकते हो। आपको
एम्पिरिकल एविडेंसेस से निकले जो इन्फरेंसेस होते हैं उस पर भी साइंटिफिक एविडेंस मानते हैं लोग और माना जाता है। साइंस ऐसे ही काम करता है। इस बेसिस पर मैं वेदास को बुद्धिज्म से ओल्डर प्रूव कर सकता हूँ। जैसे कि कल एक वो आए थे डिबेटर सबसे पहले वाले, उन्होंने भी यही बोलने की कोशिश की थी लेकिन वो अच्छे से बोल नहीं पाए सबूत थे। नहीं दे पाए तो थे मैं अब पाए हाँ, थे। सबूत नहीं दे पाए थे। तो मैं अब अपना पॉइंट रख रहा हूँ कि सबसे पहला तो होता है एक लिंग्विस्टिक इन्फरेंस, और उसमें ये है कि जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं जो कि 1000 बीसी के पहले पाई जाती थी, और उनकी और ये जो वेदास थे उनकी उनकी लैंग्वेज में बहुत सारी सिमिलैरिटी है। ये एक पावरफुल इन्फरेंस है। और दूसरी जो बात अच्छा है एक वो मिनट, है एक मिनट। आपने कहा कि 1000 बीसी में पाई जाती थी, तो 1000 बीसी में कहाँ पे पाई जाती थी ये लैंग्वेज? ये लैंग्वेज इंडिया में पाई जाती थी, और जो बाहर के जो कंट्रीज थी, इंडो यूरोपियन कंट्रीज थी, उनमें जो तो लैंग्वेजेस पाई जाती थी उन दोनों में सिमिलैरिटी है। अच्छा, ये कैसे पता चला कि भारत में 1000 बीसी में वो लैंग्वेज पाई जाती थी? सर, ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। हम खाली वेदास पे डिबेट कर रहे हैं, और वेदास जो नहीं, हम आपने बोल कहा रहे हैं, ना, मतलब जो आपने जो कहा है मैंने उसका क्रॉस क्वेश्चन किया। आपने कहा है कि जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी, जो यूरोप हाँ, में पाई जाती थी और वही चीज़ भारत में पाई जाती थी बीसी के करीब में जो वेदों से मैच करती है। तो हमने पूछा यहाँ हाँ। पे क्रॉस क्वेश्चन किया कि ये कैसे पता चला कि भारत में 1000 बीसी में वो लैंग्वेज पाई जाती थी? जब पाई जाती होंगी तभी ना मैच करेंगी। नहीं सर, ये ऐसा क्वेश्चन इस पर नहीं किया जा सकता है। ये नहीं, हम क्यों क्यों जब क्यों वेदास, क्यों ये ये क्वेश्चन असम्पशन क्यों है, नहीं ये बेस्ड ये सर जी, एजम्पशंस जब हैं, हम एजम्पशंस हैं। वेदास को प्रूव मतलब करने ये जा रहे हैं। हाँ, साइंटिफिक नहीं है, मतलब ये नहीं साइंटिफिक नहीं, नहीं है, साइंटिफिक है। एजम्पशन है। हुँ, नहीं सर, मेरी पूरी हुँ। बात आप नहीं सुन रहे हो, एक बार में सुनिए नहीं, नहीं, कि हम आपकी मतलब पूरी अगर, बात सुने हैं, लेकिन हमारे जो डाउट्स जिन पॉइंट्स पे हैं ना, वही पॉइंट हमने उठाए हैं। आपने जो क्लेम हाँ किया हाँ है, हमने कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम नहीं उठा दिया। हमने आपने जो क्लेम किया, वही चीज़ हमने आपसे फर्दर कहा कि आप कोररोबोरेट कर दीजिए। तो आपने कहा कि उसका कोई एविडेंस नहीं है। मैं ये बोल रहा था कि अगर भारत में वेदास ही नहीं रहेंगे तो मैं हुँ। आपको ये कैसे बता सकता हूँ कि कोई लैंग्वेज थी। तो ये तो असम्पशन पॉइंट है, या फिर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ही ले लीजिए कि लैंग्वेज तो थी ही भारत में। ऐसा अगर लैंग्वेज तो थी, इंडो सिंधु घाटी यूरोपियन, सभ्यता की लैंग्वेज तो थी ना। हाँ सिंधु घाटी हाँ, थी सभ्यता की लैंग्वेज लैंग्वेजेस। और वो लिखित में भी थी। तो मतलब आप ये तो कहना ये चाह बात रहे हैं कि एक बात मुझे, मैं ये कह रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित रूप में कुछ मिला, हम नहीं पढ़ सके हैं, लेकिन हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। हाँ, वहाँ पे कोई एक ऐसी लैंग्वेज थी, जो लिखी भी जाती थी, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। मैं ये बात को तो मान रहा हूँ। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की बाद से आप जो कह रहे हैं कि जो भाषा थी वो संस्कृत थी, यानी आपकी संस्कृत की उत्पत्ति क्या सिंधु घाटी सभ्यता से हो गई अचानक से जो मैच करने लगी विदेशी यूरोपियन से, आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उसी का एविडेंस जानना चाह रहा हूँ कि हम कैसे इस बात को मान लें कि सिंधु घाटी सभ्यता से आपकी भाषा उत्पन्न हो गई? जी। अच्छा ऐसी बात है। तो हाँ, ऐसी ही बात है। अच्छा, तो ये तो मैंने क्योंकि सोचा ही सिंधु घाटी नहीं। सभ्यता से अगर आपकी भाषा संस्कृत भाषा पैदा होगी, तभी ना वो बीच में आएगी। तो वो उत्पत्ति का कारण क्या है? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। तो मतलब हमें ये भी एविडेंस देना पड़ेगा कि तब संस्कृत भाषा थी देश में। बिना भाषा अच्छा, के कोई ग्रंथ कैसे रच दिए जाएँगे? अगर कोई कहता है कि पाली में रचा गया, जैनों के ग्रंथ पाली में रचे गए, तो फिर ये वो सबूत भी मिल जाता है लिखित में कि हाँ, उस समय पाली-प्राकृत भाषा थी, लिखित में लोग लिखते भी थे, बोलते भी थे, इसीलिए वो भाषा थी। मिल जाते सबूत। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे संस्कृत भाषा थी, वेद भी थे, तो चलो या तो वेद के सबूत मिल जाएँ या फिर आपके वो संस्कृत भाषा के सबूत मिल जाएँ, दोनों में से कुछ नहीं मैच कर रहा। दोनों आप कह रहे हैं कि मानो और फिर आप कह रहे हैं कि दोनों को वैज्ञानिक रूप से भी मान लो। तो अच्छा वैज्ञानिक रूप सर, लेकिन से दोनों को कैसे मान लिया जाएगा? हाँ, जैसे कि आप बोल रहे हो कि हमें वेदास को प्रूव करने के लिए ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि तब लिखित रूप में संस्कृत भी अवेलेबल थी। तो मैं यहाँ पर यही पॉइंट शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वेदास थे ये चैंटिंग के थ्रू प्रोसीड करे थे। इस वजह से शायद क्या बोलते हैं, संस्कृत के एविडेंसेस नहीं होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, ये जो चैंटिंग के थ्रू प्रोसीड किए जाते थे, ये कैसे आपको पता चला ये? इसका भी तो क्वेश्चन उठेगा ना कि चैंटिंग ये के तो थ्रू वेदास, एक ऐसे समय में, एक ऐसे टाइमलाइन में आप उसको फिट कर रहे हैं, जहाँ पे ना तो वो भाषा मिल रही है, ना वो लिपि मिल रही है।
एक बात। दूसरी बात कि हमने अचानक से वहाँ पे फिट कर दिया कि वहाँ पे चैंटिंग कर रहे थे। तो चैंटिंग भी करने के लिए वो लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। तो लैंग्वेज की बात आएगी तो वो लैंग्वेज अचानक से कहाँ से आ गई? क्योंकि उसके जस्ट पहले सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लैंग्वेज से क्या आपकी लैंग्वेज बनती है? फिर उस लैंग्वेज को आप चैंटिंग करने लगते हैं। तो वो कौन लोग थे जो सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही लैंग्वेज को संस्कृत में कन्वर्ट कर रहे थे? ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। और फिर नहीं, उसके मैं ये बोल रहा हूँ कि हुँ। जो ये संस्कृत के या फिर इन सब चीज़ों के एविडेंस ये तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं वेदास को हुँ। प्रूव करने के लिए जो ये 2 पॉइंट्स लाया हूँ, इससे जो ट्रायंगुलेशन मतलब मेथड यूज़ करके लिंग्विस्टिक में आप नहीं कर पाएँगे क्योंकि अगर लिंग्विस्टिक का मतलब ही हुआ उस भाषा को उस समय में ले आना, उस समय में उसका कुछ सबूत देना, 2 चीज़ें हैं। देखिए त्रिपिटक की जैसे हम बात करते हैं, तो त्रिपिटक को हम कैसे देखते हैं कि भई देखो चलो सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन मिल गया जो पाली-पाकित में है। फिर हम क्या देखते हैं कि उसमें 7 किताबों के बुद्धिज़्म के 7 किताबों का ज़िक्र भी मिल गया यानी कि उस समय किताब कोई लिखता पढ़ता था। तो हमको क्या मिल रहा है? हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन हमको खुदाई से मिलता है सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद से कोई अच्छा, उसको पढ़ डालता है। पढ़ने के बाद से हमको वो सारी जानकारी होती है। फिर हम देखते हैं कि श्रीलंका में ईसा से 100 साल पहले वहाँ भी लिखित में मिल रहे हैं। अब हमारे पास ना हाँ सर। मल्टीपल जानकारियाँ हो रही हैं। मल्टीपल चीज़ें आ हाँ, रही हैं एक साथ। अच्छा हाँ, मैं कहता है कि भई जैनिज़्म का सुनिए मैं बता रहा हूँ। अब कोई कहता है कि जैनिज़्म का उस समय सबूत नहीं मिल रहा है लिखित में, तो हम जैनिज़्म की क्यों मानें? तो वहाँ पे अब देखिए आप सहारा लेते हो बुद्धिज़्म का। देखिए यहाँ पे क्या लेंगे कि देखो बुद्धिस्ट लोग जो हैं, वो लोग जैनिज़्म की भी थोड़ी बहुत बात किया करते थे, तो उनके इंस्क्रिप्शन में आई है, तो वो वहाँ पे वैलिड हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हमारी कोई अरबी फ़ारसी भाषा थी। ये क्या कह रहे हैं कि हमारी पाली ही भाषा थी। तो पाली भाषा होने के कारण से भाषा-भाषा मैच कर गई। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम क्या कर रहे हैं कि आपकी एक ऐसी भाषा थी जिसका सबूत ही नहीं मिल रहा है उस समय, ना उसके पहले मिल रहा है, नहीं, नहीं। लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं, अच्छा तो आप सर, यहाँ फँस जा रहे हैं बुरी तरह अच्छा से। आप हाँ, आप आप मेरी बात सुनिए। कि बोलिए। जैसे आप बोल रहे हो कि बुद्धिज़्म की जो भाषाएँ थी, उनका इंस्क्रिप्शंस मिला गया है, इस वज़ह से हम मानते हैं कि तब के टाइम पे बुद्धिज़्म था। और आप ऐसा कह रहे हैं कि खाली-खाली इंस्क्रिप्शन होने की वज़ह से ही हम ये मान सकते हैं कि कोई लैंग्वेज थी या फिर कोई रिलिजन था। लेकिन नहीं, साइंस नहीं, में ऐसा ऐसा बोला नहीं जाता है है कि ऐसा नहीं एब्सेंस है ऑफ ऐसा एविडेंस। नहीं है। ये जो एब्सेंस ऑफ एविडेंस जो है ना, ये तब कहा जाता है जब आपके ना अगल-बगल सारे सबूत ना मैच कर रहे हों, अब हाँ, बीच तो में मैं एक एक और सबूत पॉइंट दे रहा हूँ गायब हो। आपको। हाँ, जैसे डिजिटल सर जी। सिस्टम होता है। डिजिटल सिस्टम में सुन ठीक है। लीजिए मेरी हाँ, हाँ, मैं जैसे समझ रहा हूँ। आप स्क्रैम्बलिंग जैसे होता है, स्क्रैम्बलिंग में क्या होता है कि आपके पास 1000 डेटा है, 1000 डेटा में से 1-2 डेटा बीच में का गायब हो गया, तो आप क्या करते हो अगल-बगल के अनुमान से गेस करके उसको मेकअप कर लेते हो, फिर से वो रिकवर या रिप्रोड्यूस कर लिया जाता है, उसको कहते हैं स्क्रैम्बलिंग। लेकिन यहाँ पे पता है क्या हो रहा है? ना आगे का डेटा है, ना पीछे का डेटा है, बीच में आप सटाकते कर रहे हो और सोच रहे हो एब्सेंस ऑफ एविडेंस को आप एविडेंस मान लिया जाए, वो यहाँ पे लागू नहीं नहीं, होता नहीं, ना। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुँ। आजू-बाजू का चीज़ें अगर फिट बैठ रही हों, तब जाकर हम किसी एक पॉइंट को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि यहाँ पर ये लाइन यूज़ की जा सके, है ना? आप यही कहना चाह रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो ये लिंग्विस्टिक इन्फरेंस वाला एविडेंस मैं मतलब आपको एक इन्फरेंस दे रहा हूँ। एविडेंस तो है नहीं क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं है, लेकिन ये एक इन्फरेंस है। और आप जो कह रहे हैं कि संस्कृत लैंग्वेज थी, तो संस्कृत लैंग्वेज तब के टाइम पर ना तो लिखा जाता था और ना तो पता नहीं कुछ तो नहीं करते थे वो लोग उस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखिए, इनका ट्रेडिशन था तो ना कि अगर ये लोग सोचते थे कि ये पवित्र है, इस वज़ह से इसको लिखते नहीं थे। जैसे कि कुछ ये अफ्रीकन फिर से ट्रेडिशंस में यहाँ भी पे ऐसा ही होता है। ये आर्गुमेंट फिर से अचानक से यहाँ पे फँस जाता है, कैसे? तो आप जब इंडो यूरोपियन से कंपेयर करते हो, तो यूरोपियन में भी लिखा जाता है और भारत में इसके पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ पे भी लिखा जाता है, अब बाद में भी लिखा जाता है। तो अगर कोई ये क्लेम करता है कि भारत में पहले लिखा जाता था, फिर अचानक से लोग लिखना छोड़ के चैंटिंग करने लगे, एक नई भाषा बनाते हैं और फिर चैंटिंग करने लगते हैं और फिर आप उस भाषा तब का वैदिक काल कंपेयर आया भी था कर ना सर। डालते हो। नहीं, नहीं, वैदिक नहीं काल सर, कहाँ से आ आप जाएगा? समझ नहीं कहाँ रहे। से आया था? इंडो कहाँ यूरोप से आया था वैदिक काल? यूरोप में मैं क्या बोल नहीं, रहा हूँ आपको, इंडो वैदिक यूरोप काल में कहाँ से आया था? ये जो जब आर्यन्स माइग्रेट करके आए थे इंडिया में शायद 2000 बीसी में, कोई उसके बाद से इसका कोई एविडेंस है? इसका कोई समकालीन एविडेंस है कि भारत में कोई सर दूसरे जगह ये इरप्शन तो मिला हो जिसने कह रहा हाँ, हो मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट, कोई दूसरा कह रहा हो कि हमारे यहाँ से एक वंश जो है यहाँ से माइग्रेट करके वहाँ पे गया है और हमारी भाषा लेके यहाँ पे चला आया है, ठीक है ना? इसका कोई भी उस समय का कोई सॉलिड एविडेंस मिलता है?
सर देखिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के साथ जो सिमिलैरिटी है, ये इस वजह हुँ। से सिमिलैरिटी है। पहली बात तो ये तो मैंने रख दिया, और ये तो अभी देख भी सकते हैं आप कि वेदास में और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में सिमिलैरिटी है। तो ये पॉइंट इसमें तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है? वेदास में और हाँ, इंडो यूरोपियन में जो सिमिलैरिटी है वो उस कारण से नहीं है। वो इस कारण से हाँ, ठीक है है, कि लेकिन वेद लेकिन संस्कृत है। में लिखा गया। सुन लीजिए, वो जब उसमें लिखा गया तो संस्कृत की सिमिलैरिटी है, वेद की सिमिलैरिटी नहीं है, संस्कृत की सिमिलैरिटी है। संस्कृत क्यों है? क्योंकि बुद्धिस्ट लोग संस्कृत का प्रयोग करते थे और बुद्धिस्ट महायानी जो हैं, वो दुनिया के हर कोने में गए थे। यूरोप के हर एक देश में गए थे। खोतान पूरा बुद्धिस्ट था, मंगोलिया पूरा बुद्धिस्ट था। आप जिन क्षेत्रों में ईरान बुद्धिस्ट देश था, तो जहाँ पे ये बुद्धिस्ट लोग अपनी संस्कृत लेके गए थे, तो वहाँ की लैंग्वेज में इसका इन्फ्लुएंस आया। अब आपने जब मुगल काल में अपनी वेद लिखा, उसी लैंग्वेज में लिखा, तो आपने वही लैंग्वेज प्रयोग किया जो बुद्धिस्ट लोग लेके आ रहे थे। इस कारण से सिमिलैरिटी है, इसलिए से नहीं है कि आपका ये 3500 साल पुराना था। ये कारण नहीं है उसमें। सर लेकिन मैं अभी कारण मैंने मेंशन ही नहीं किया, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। तो जो हमारे वेदास हैं, उसके लिए आप कह रहे थे कि हमें संस्कृत का एविडेंस चाहिए, ठीक है? लेकिन मेरे हुँ। पास संस्कृत का एविडेंस नहीं है, इस वजह से अब मैं संस्कृत के लिए भी इन्फरेंस दूँगा आपको। तो मेरा हुँ। इन्फरेंस ये है कि एक लैंग्वेज थी, उसका नाम था अवेस्टान, उसकी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स पाई गई हैं और वो ग्रामेटिक सिमिलर है संस्कृत के, जो कि वेदास में लिखा गया था। तो उस टाइम पे मेरे पास संस्कृत का तो एविडेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास ये एविडेंस है कि इंडिया में चैंटिंग्स के थ्रू प्रोसीड होते थे। इसके लिए भी मेरे पास एक इन्फरेंस है कि जो क्या बोलते हैं, अफ्रीकन ट्राइब्स थे, वो लोग भी अपनी भाषाओं को लिखते नहीं थे, बल्कि पवित्रता के पर्सपेक्टिव से उसको बोलते थे, सिर्फ चैंट करते थे और उस तरीके से प्रोसीड करते थे। तो मैं इस सब में तो जाऊंगा नहीं, लेकिन एक इन्फ्रेंस के टाइप तौर पर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि संस्कृत तब के टाइम पर हम लोग एक ऐसे मान सकते हैं कि संस्कृत भी एक इन्फ्रेंस है। संस्कृत के लिए वेदा इन्फ्रेंस है, वेदास के लिए संस्कृत, और इन दोनों के लिए भी अलग अलग डेटा पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने अफ्रीकन टाइप्स का बता दिया, अवेस्टान का बता दिया। तो आप एक ये लिंग्विस्टिक पॉइंट मेरा ये लीजिए कि आप इसको एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मान सकते, लेकिन एक लाइट एविडेंस के तौर पर मान सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो आप लोग ये जो तर्क प्रस्तुत किया जाता है ना अवेस्ता वाला, तो अवेस्ता को हाँ, माना जाता है कि अवेस्ता ज़ोरोस्ट को माना जाता है कि वो बुद्ध के लगभग समकालीन या उनके बाद हुए हैं, उनके पहले नहीं थे। जो ज़ोरोस्ट हैं, उनको बहुत पुराना नहीं माना जाता है। उनको माना जाता है कि वो लगभग ईसा से 5वीं सदी के करीब में हुए और ये भी माना जाता है कि उनके समय में उनके जो लोग हैं, उनके अनुयायी जो हैं, उनकी संख्या बहुत नहीं थी। और उस समय जिस भाषा की बात की जाती है, तो वो जिस भाषा में उनको रचा गया है, वो भाषा भी उस समय नहीं थी। क्योंकि उसी समय ईसा से 500 साल पहले वहाँ पे जो भाषा पाई गई, अख़मीदियन की जो भाषा पाई गई है, डेरियस की भाषा जो पाई गई है, वो देखा है आपने कभी? नहीं सर, ये सब तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इसमें लिखा हुआ था अच्छा, कि मैं आपको आर्कियोलॉजिकल दिखा देता एविडेंस के हूँ, हिसाब से 1000 बीसी में वो अवेस्टान पाई गई है। मैं आपको बता देता हूँ, वो झूठ बोलते हैं। उसका आप गहरा रिसर्च कीजिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि ज़ुरुष्ट जो हैं, वो कौन-सी सदी में थे। ज़ुरुष्ट का ठीक है, आपको अगर दिखा आप रहे हो? किसी भी हाँ, मैं दिखा रहा हूँ। कब देखिए, आपके साथ ऐसा देखिए। पहले भी हुआ है अवेस्टान का ये लॉजिक? वो मैं इन स देखें, जब भी किसी चीज़ पर रिसर्च की जाती है ना, तो उसको बड़े डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। अगर कहीं ऐसा हमारे साथ नहीं है कि एक रिसर्चर का काम क्या होता है कि अगर हमारे पास 10 आँकड़े हैं, 20 आँकड़े हैं, तो मैं तो प्रयास करूँगा कि और भी 30-40 जो छोटी-मोटी संभावना है, उसको भी कंसीडर कर लूँ। क्योंकि जितने हाँ, भी पॉइंट्स मैं छोड़ दूँगा, तो वो पॉइंट ना एक तरह से लूप होल बनता है उस रिसर्च का। तो हम लोगों हुँ, ने ये सारी चीज़ें खोजी हैं। अब देखें, आपने कहा ना कि वो भी लैंग्वेज पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहे थे लेकिन अवेस्तियन में वहाँ पे लैंग्वेज लिखित में जो राजा है, वो लिखित में देखिए कौन-सी भाषा प्रयोग कर रहा है। ये 5वीं सदी का इंस्क्रिप्शन है, देखिए 5 बीसी का है, डेरियस का इंस्क्रिप्शन, विस्तून का। अब ये जो बेहिस्तून जो है आज की डेट में उसको क्या कहा जा रहा है? बेहिस्तून। तो इसके जब आप पढ़ेंगे ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज, वहाँ का लैंग्वेज जो है एक्चुअल में ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज यही था। पढ़े-लिखे जो लोग थे उनकी भाषा यही थी। जब भी कोई जो लिखा जाता था ना, वो पढ़े-लिखे लोगों के लिए ही लिखा जाता था। तो हर एक व्यक्ति वहाँ के जितने पढ़े-लिखे लोग थे, वो ये वाली बातें करते थे, इस लैंग्वेज की। तो इसी भाषा में लिखा गया। अब इसको ज़रा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है एडम।
एडीएएम, एडम, ये ओल्ड पर्सन, ये यहाँ पे एडम, ये जो है ना, एडम दरायुश, इस शब्दों को आप देखेंगे तो एक-एक शब्द जो है आपको वैसे मिलेंगे, अलग-अलग मिलेंगे। संयुक्ताक्षर के रूप में आपको नहीं मिलते हैं। यानी कि उस समय में अभी तक जो लैंग्वेज ये लोग अवेस्तियन बोल रहे हैं, वो लैंग्वेज नहीं है ये। अवेस्तियन लैंग्वेज इसके भी बाद में आया है। अगर वहाँ पे अवेस्तियन लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में जिंद अवस्था रची गई है, वो लैंग्वेज अगर पहले से होती ना, तो ये जो राजा है, उस जुरिस्ट को मान रहा होता, वहीं का राजा है, सबसे बड़ा राजा है, और उसी भाषा में लिखवा रहा होता, अगर 1000 बीसी में। यहाँ से पता चला कि इसके इंस्क्रिप्शन, अच्छा, 1 इंस्क्रिप्शन नहीं है, 3-4 इंस्क्रिप्शन मिले इसके। इसमें कहीं भी उसने जुरुष्ट का ज़िक्र नहीं किया, ना जिंद अवस्था का ज़िक्र किया। तब पता चला कि कम से कम ईसा से 400 साल पहले, साढ़े 400 साल पहले, ये देखेंगे आप ना, पूरा पढ़िए, कहीं भी ना जुरुष्ट की चर्चा है, इवन भारत के इंडस की चर्चा है, लेकिन जुरुष्ट की चर्चा नहीं है। तो जिस देश में, देखिए यहाँ पे असुर मेधस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये संस्कृत में संस्कृताइज़ किया गया है, देखिएगा, अशुर हुँ। मेधसः, तो ये असुर मेधसः को अगर आप पढ़ेंगे, संस्कृताइज़ किया गया है तब इसमें लिखा है। अगर इसको आप ऊपर पढ़ेंगे, देखिए टेक्स्ट संस्कृताइज़ है, तो यहाँ पे असुर मेधसः नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको अयुर्माजदा मिलेगा, 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर। 12 नंबर देखेंगे, अहा, अदम, और ये ख या थिया, अमी, अहुर्माजदा, अहुर्माजदा मिलता है। तो ये क्या करते थे, अहुर्माजदा मिलेगा, और भी जो शब्द थे वहाँ पे, देखिए फिर से यहाँ अहुर्माजदा मिलेगा, लेकिन असुरमेध यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो असुरमेध, भारत में अशुरमेधा की जगह अश्वमेध जब कहेंगे, तो कहेंगे देखो घोड़े की बलि की बात चल रही है। संस्कृत में जैसे मेध शब्द आएगा, तो मेध का मतलब क्या हो गया, हत्या करना। जबकि वही शब्द वहाँ पे क्या है, अहुर्माजदा, वहाँ पे हत्या की बात नहीं चल रही है। अहुर तो उनका वो है, अहुर्माजदा तो उनका सबसे प्रिय देवता है। तो अशुरमेध वहाँ पे देवता है। अब भारत में क्या कर रहे हैं भाई, घोड़े की बलि चढ़ा रहे हैं। असुर की जगह पे अश्व लिख दो, अश्वमेध मतलब घोड़े की बलि चला रहे हैं। तो ये ना इतिहासकारों ने बड़ा एक घोटाला भी किया हुआ है, शब्दों का बड़ा घोटाला हुआ है, और आप और ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि इसमें कहीं भी, इतने सारे इंस्क्रिप्शन में कहीं भी ना जुरुष्ट की चर्चा आई है, ना कहीं जुरोस्ट्रियन की चर्चा आई है, ना उनके किसी चीज़ की चर्चा नहीं आई है। और ये तो एक इंस्क्रिप्शन, ये दूसरा देखिए, ये भी डेरियस का इंस्क्रिप्शन है, उसके बाद का है, ओल्ड पर्शियन में ये भी है, यहाँ भी कहीं पूरा चर्चा नहीं है। आप देखिए यहाँ पे इदूस की चर्चा आ जाएगी, शका की चर्चा आ जाएगी, माका की चर्चा आ जाएगी, दरायूश की चर्चा आ जाएगी, लेकिन कहीं भी आपको उसकी चर्चा नहीं मिलेगी। परसा चर्चा आ गया, परसा, परशम आ गया, लेकिन कहीं भी सर आपको, हाँ, बोलिए। सर थोड़ा साइज़ वे में एक बार बता देंगे कि मतलब वेस्टर्न लैंग्वेज को क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये भाषा विज्ञान मुझे आता नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, असल में किसी भी देश में जो भाषा में राजा लिखवाता है, उसका ये मतलब होता है कि वो भाषा वहाँ की धर्म भाषा होती है। उस देश के जो पढ़े-लिखे लोग हैं, या उस देश के जो धार्मिक जो लैंग्वेज है, वो होती है। जैसे सम्राट अशोक जब अपना इंस्क्रिप्शन लिखवाते हैं, तो उनके समय में वो लैंग्वेज उस समय की बुद्ध से रिलेटेड भाषा थी, तो उसमें वो लिखवाते हैं। गुप्त वंश के समय में मिश्रित पाली-पाकित हो चुकी थी, मिश्रित भाषा, और उसी भाषा में उस समय लिखी जाती थी, तो देखें वो उसी भाषा में लिखवाते हैं। तो जो राजा, जो वहाँ का धर्म चल जाता है, जिस भाषा का प्रचलन उस समय हो जाता है, उसी भाषा को उस समय लिखवाता है। तो ये ईसा से 500 साल पहले के इंस्क्रिप्शन है, तीसरा इंस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ, ये गोल्ड और सिल्वर पे लिखा गया है। लेकिन कहीं भी किसी इंस्क्रिप्शन में आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं कि राजा जो है जेन अवेस्तियन भाषा का प्रयोग कर रहा है। यानी कि जेन अवेस्तियन भाषा का राजा से वहाँ की प्रजा से तब तक भी लेना-देना नहीं था। कन्क्लूज़न ये है कि 5वीं सदी तक भी ज़ोरोस्ट्रियन उद्भव नहीं हो पाया था। इसका ये कन्क्लूज़न निकलता है। अच्छा, मतलब कि लैंग्वेज का कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है कि वो 12 उसी नहीं देश बीसी नहीं, में। हाँ? उसी देश में दूसरी भाषा मिल रही है, यानी जेन अवस्था का भी जो भाषा है वो डेवलप ही नहीं हो पाया था, ईसा की 5वीं सदी पहले। यानी वो बाद में लिखा गया, बाद में डेवलप किया गया है। मतलब नहीं है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। जैसे अगर भारत में ईसा से 500 साल पहले कोई लिखित इंस्क्रिप्शन मिल जाता,
तो हमको पता चल जाता है कि उनके समय में, उस समय में कौन-सी भाषा लिपि चलती थी। जैसे सम्राट अशोक के समय में जो भाषा लिपि मिली, तो हमको पता चल गया कि तथागत के जो विचारधारा थे पाली-प्राकृत में चलती थी, या सम्राट अशोक के समय में भी पाली-प्राकृत ही चल रही थी। तो देखो इसीलिए उन्होंने उसी भाषा में लिखवाया। तो वैसे ही जब ये कहा जाता है कि जैन अवस्था भी पुरानी है 3000 साल, वो झूठा निकल जाता है, जब वहाँ के 3-3 4-4 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं और वो जैन अवस्था भाषा में नहीं है, बल्कि ईरानी ओल्ड पर्शियन भाषा में है। यानी कि जैन अवस्था का भी अच्छा, इन इंस्क्रिप्शन में अगर कहीं ज़िक्र भी मिल जाता ना ज़ोरास्ट्रियन का, तो पता चल जाता है कि ईसाई मतलब पारसी लोग उस समय ज़ोरास्ट्रियन धर्म को मानते थे। इससे ये भी पता चलता है कि राजा और वहाँ की प्रजा का उस समय ज़ोरास्ट्रिज़्म से भी कुछ लेना-देना नहीं था। इसीलिए वो नहीं जानता। जैसे सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि उस समय कोई भी वैदिक काल या कोई भी तथाकथित हिंदू का नामो-निशान नहीं मिलता, ना संस्कृत का नामो-निशान मिलता। वैसे ही यहाँ पे भी पता चल रहा है। अब देखें दोनों जगह, जिस तरह से भारत में झूठा खड़ा किया गया है वेद को, उसी तरह से ईरान में भी जैन अवस्था को झूठा खड़ा किया गया, वो भी पुराना है। अच्छा, सब चीज़ काल्पनिक खड़ा किया जा रहा है। भारत में भी काल्पनिक और वहाँ पे भी काल्पनिक। अपने आप मान लो, वहाँ भी मान लो पुराना, यहाँ भी मान लो। जबकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं कि भाई दोनों जगह में कहीं पे सबूत नहीं मिल रहा है। ना वहाँ जैन अवस्था का सबूत मिल रहा है और ना भारत में संस्कृत का सबूत मिल रहा है। जी। लेकिन ये दोनों एक-दूसरे को प्रूफ कर रहे हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। नहीं, एक-दूसरे को प्रूफ नहीं कर रहे हैं। जब तक मतलब दोनों की लैंग्वेज सेम है, इस वजह से ये दोनों एक-दूसरे को प्रूव कर सकते हैं, ऐसा। नहीं, दोनों के लैंग्वेज भी सेम नहीं है। अगर आप पढ़ोगे मतलब ना, वो ग्रामर सेम है। जैन अवेस्ता जब आप पढ़ोगे, जैन अवेस्ता, तो आपको हुँ, पता है क्या पता चलेगा कि वो प्राकृत भाषा की जैसी है। जो पाली-प्राकृत है मतलब ना, उसकी तरह है। एक-एक शब्द उसके जो है ना, अलग-अलग हैं। जैसे संस्कृत जो है ना, वो जैन अवस्था के भी बाद में बनाई गई है। जैन अवस्था के भी बाद में संस्कृत बनाई गई है, क्योंकि संस्कृत में संयुक्ताक्षर आ जाते हैं। लेकिन जैन अवस्था में ना एक-एक शब्द, जैसे पाली-प्राकृत में एक-एक शब्द बाइफरकेटेड होते हैं, अलग-अलग होते हैं, उसी तरह से जैन अवस्था में भी अलग-अलग हैं, बाइफरकेटेड हैं। तो उससे ये पता चलता है कि संस्कृत ना जैन अवस्था के भी बाद में बनाई गई है, या फिर उस भाषा में वेद को लिखा गया है। मतलब इसमें सिमिलैरिटीज़ नहीं है दोनों में। सिमिलैरिटी उस तरह से नहीं है। आप ये कह सकते हो कि मेबी जो ईरानी लोग हैं, और जब जैन अवस्था बन गई थी, तो उसी का बाद में वैदिककरण कर दिया गया, ब्राह्मणीकरण करके। जैसे बुद्धिज़्म की कहानियों का ब्राह्मणीकरण किया जाता है, वैसे ही जैन अवस्था का भी बाद में ब्राह्मणीकरण करके संस्कृत में लिख के वेद बना दिया। आप ये कह सकते हो। हाँ, ठीक है। तो ये तो हुँ। एक लिंग्विस्टिक पॉइंट हो गया और दूसरा था कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, वो भी इस साइड को इसको दिखा रहे हैं कि वो कितना 1000 बीसी में है, क्योंकि 3 चीज़ें थी, शायद मेरे को उससे ज़्यादा याद नहीं है। पहली थी कि उसमें चैरियट्स और हॉर्स के ड्राइवन चैरियट्स का मेंशन है, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में 1000 बीसी में होते थे। और दूसरा क्या था? एक सेकंड। दूसरा था कि जो आयरन है वो इंडिया में शायद 1000 बीसी के बाद पाया गया था और उसमें आयरन का कोई भी मेंशन नहीं है पूरे ऋग्वेद में। और तीसरा था कि और उसमें खाली ब्रॉन्ज का मेंशन है, जो कि 1000 बीसी के पहले इंडिया में पाया गया था। और तीसरा है महाजनपदास का मेंशन नहीं होना। और बोलते हैं कि बुद्धिज्म में महाजनपदास का मेंशन है, जो कि बड़े विलेजेस को शो करते हैं, मतलब बड़े विलेजेस होते हैं जिनका मतलब। और पहले के ज़माने में 1000 बीसी के पहले छोटे गुट होते थे, जिनका मेंशन ऋग्वेद में है। तो इस पर क्या कह सकते देखिए, हैं? ये जितने भी क्लेम है ना, ये तीनों के तीनों क्लेम हैं बस, सबूत नहीं है। किसी भी स्क्रिप्चर में अगर मैं आपको डायनासोर की किताब पकड़ा दूँ और कहूँ कि देखो, डायनासोर की किताब में ये जो किताब में डायनासोर का ज़िक्र है, इसका मतलब कि ये किताब ही आज से 16 करोड़ साल पुरानी है। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुआ ना, इससे कोई कन्क्लूज़न भी नहीं निकलेगा। तो इसीलिए लेकिन अब मैं आपको, आपने कहा ना कि लोहार का ज़िक्र नहीं है, ठीक है? लोहा का अब हाँ, लोहा का ज़िक्र नहीं है। अब मैं आपको एक वो दिखाता हूँ। आप लोहार को कर्मकार कहते थे। लोहार जो होता था ना, जो हुँ, लोहे का सामान बनाता था, उसको आप क्या करते थे, वो बोलते थे ऋग्वेद में, देखिए आपने अनुवाद में लोहार प्रयोग किया है। ये देखिए, ये ऋग्वेद का 10वाँ मंडल है, 10वाँ मंडल का सूक्त है। और ये देखिए यहाँ पे आपने वही प्रयोग किया देवानाम। ये देवानाम शब्द सम्राट अशोक अपने इंस्क्रिप्शन पे लिखवाते थे। आपने भी वही शब्द प्रयोग कर लिया देवानाम। फिर आगे आपने क्या हुँ, किया,
2 नंबर जो मंत्र है उसमें देखिए, लोहार जिस प्रकार धौंकनी चलाता है, देख रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हुँ, लोहार जिस हुँ, प्रकार धौंकनी चलाता है, उसी प्रकार ब्राह्मण अस्पति ने देवों को उत्पन्न किया। देवों के पूर्व के समय में असत से सत उत्पन्न हुआ। अब आप ये देखिए कि जिस समय आपका ऋग्वेद लिखा गया था, उस समय लोहार वर्ग की या ऐसे एक वर्ग की उत्पत्ति हो चुकी थी जो धौंकनी जलाता था। धौंकनी कहने का मतलब कि जहाँ पे बड़े मेटल्स को हाई टेम्परेचर पे गलाया जाता हो, उसका ज़िक्र है। अब आप हुँ। सोचिए कि लेखक इस बात की चर्चा कर रहा है कि वो एक ऐसी सभ्यता की चर्चा कर रहा है जहाँ पे लोहार बड़े हाई मेटल को गला रहा है। लेकिन जब सबूत की बात आती है तो वहाँ पे लोहार के तो कम से कम धौंकनी तो मिल जाता। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि भाई लोहा के ही सबूत नहीं थे उस समय। तो बताइए जब लोहा के नहीं सबूत थे तो इतने हाई मेटल को गलाने का काम और इस तरह के काम कर्मकार तो कर रहे थे। देख रहे हैं आप? तो सर वो ब्रॉन्ज़ पिघला सकते हैं शायद, बिल्कुल पिघला ब्रॉन्ज़। सकते हैं, लेकिन आपका अनुवादक यहाँ पे लिख देता ना कि वो लोहार नहीं था, वो थे, क्या नाम है उसके? अरे ब्रॉन्ज वाले थे। लेकिन लेकिन ये हुँ। मतलब उसको क्या बोलेंगे जो ब्रॉन्ज़ पिघलाता है? उसका तो कोई शब्द ही नहीं था ना हिंदी में तब। नहीं, शब्द क्यों नहीं होगा? जब आप उन उन शब्दों का प्रयोग उस समय 3500 साल पहले कर रहे हैं, जो नहीं, चीज़ होगा नहीं, उसके शब्द होंगे। लोहार लोहार श हुँ, मतलब अनुवाद तो बाद में हुआ है ना, अनुवाद तो इस टाइम पर हुँ। हुआ है। तो इसमें नहीं, नहीं, क्या आप बोल सकते हैं आप लोहार इस को? मतलब इस ब्रॉन्ज़ बा पिघलाने वाले को भी। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल जायज़ हो सकती है, लेकिन उसको और अच्छे से समझिए। देखिए क्या कहता है, लोहार जिस प्रकार धौंकनी चलाता है, उसी प्रकार ब्राह्मण अस्पति ने देवों को उत्पन्न किया। ये एक कंपेयर कर रहा है। लेखक उस युग में है, जिस युग में ऑलरेडी मेटल को गलाने और पिघलाने की बात चल रही है। यानी एक ऐसी फली-फूली सभ्यता की बात चल रही है, जहाँ पे मेटल से रिलेटेड काम होते हैं और लेखक को ये बात पता है कि भाई मेटल से रिलेटेड काम होते हैं। अब वो क्या कर रहा है, अपने से पूर्व समय की कल्पना कर रहा है कि हमारे देवों ने ना भी ऐसे ही पैदा किया है, जैसे मेटल को गला के ये लोहार जैसे कर्मकार करता है, धोखनी चलाता है, गलाता है, पिलाता है, वैसे ही हमारे देवता भी वैसे पैदा हुए हैं। यानी ये एक भली-फूली सभ्यता में रहने वाला व्यक्ति इस किताब को लिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वैदिक युग को जब कोई ये कहता है कि हम वैदिक युग मान लें, लेकिन उसको हम ग्रामीण सभ्यता मानें, उसमें क्योंकि कोई सबूत नहीं मिलेगा, तो ये झूठ प्रतीत होता है। इससे ये पता चलता है कि जिस समय ये किताब लिखी गई, उस समय एक बड़ी अच्छी-सी सभ्यता थी, जहाँ पे बड़े अच्छे से मेटल गलाए-उलाए जा रहे हैं। अब आप चलो हम कह देते हैं, आप लोहा की बात मत करो। हम कहते हैं लोहार शब्द है, तो आप किसी सोनार की ही बात कर लो, किसी जो है ब्रोंज वगैरह पिघलाने वाले की ही बात कर लो। लेकिन पूरे जिस वैदिक काल को ठहराया जा रहा है, उस काल में इस तरह के कोई सबूत ही नहीं मिलते हैं। ना कोई हथियार के, ना कोई गहना-वहना बनाने के, ना इस तरह की कोई चीज़ों को बनाने के, कुछ सबूत नहीं मिलते हैं। तो हमसे झूठा बोला जा रहा है कि आप उसको एक ग्रामीण सभ्यता मान लो, जो लोग सिर्फ़ मड़ई-टाटी में रहते थे, वो लोग कुछ जानते नहीं थे। हुँ, ये चीज़ लेकिन यहाँ पे वो पता जो चली। ब्रॉन्ज़ एज में जो लोग थे, वो भी तो ऐसे ही रहते थे ना। उनके पास खाली हुँ, हथियार थे इसके, लेकिन वो लोग नहीं, नहीं। रहते तो छोटे-छोटे समूह में थे। भाई सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े डेवलप थे लोग। अच्छा आपने एक चीज़ और कही, आपने क्या कहा कि इसमें ना चैरियट का प्रयोग है। चैरियट का हाँ, प्रयोग। तो देखें चैरियट का प्रयोग तो सिंधु घाटी सभ्यता को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जो सिनौली वगैरह है वहाँ पे भी चैरियट मिल रहे हैं। चैरियट तो उसमें उस भी मिल टाइम पर रहे हैं। पाए जाते थे। हाँ, उस टाइम पर ही हाँ, पाए जाते थे। उस टाइम पे चैरियट पाए जाते थे, बिल्कुल पाए जाते थे। सर ये तो सिंधु घाटी चैरियट सभ्यता कितनी चैरी पुरानी। होने की सिंधु घाटी सभ्यता 4500 से लेके 3500 साल तक पुरानी है। अच्छा एक चीज़ और देखिए ना अच्छा, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें उसके आखिरी समय में चैरियट दफनाने के सबूत मिलते हैं। तथागत के त्रिपिटक में भी तो घोड़ा भी मिल रहा है और चैरियट भी मिल रहा है। ये भी देखिए ना, तथागत खुद हाँ, घोड़े पर बैठ के जाते हैं और कहते हैं कि अपने सारथी को बोलते हैं कि आप उसको लेके चले जाओ। बुद्धिस्ट की सारी शिल्प कलाओं में घोड़े का ज़िक्र और चैरियट का ज़िक्र मिलता है, तो हम फिर हाँ, इनको भी ठीक है। उठा के क्यों नहीं 3500 साल पहले डाल देंगे? नहीं, नहीं सर ये मैं मान रहा हूँ लेकिन आप हुँ, इस बात को क्यों बोल रहे हैं मतलब बीच में? मतलब आप बोल सकते हैं बाद में लेकिन इस टाइम पर तो मतलब ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। इस पर मैं खाली एक हुँ, इन्फरेंस लेना चाह रहा हूँ कि मतलब इसको हुँ, उठाओ वेदास से कनेक्ट करो और जो हुँ, लिंग्विस्टिक एविडेंसेस है उसको वेदास से कनेक्ट करो। हुँ। लिंग्विस्टिक एविडेंस के भी कुछ इन्फरेंसेस होंगे जिनके बारे में मुझे अभी पता नहीं है जब मैं अच्छा रिसर्च करूँगा वेस्टर्न लैंग्वेज। इतनी मेहनत क्यों करनी है? मैं ये जा क्योंकि सर सोच रहा हूँ कि आर्कियोलॉजिकल यहाँ एविडेंस पे मतलब हमारे पास इंस्क्रिप्शन नहीं है इस वजह से।
हाँ, मतलब हमारे पास बुद्धास जो थे वो इंस्क्रिप्शन मिशनरी नहीं थे। है। देखिए, हमारे पास इंस्क्रिप्शन नहीं है, इंस्क्रिप्शन के अलावा हमारे पास उस समय भाषा का सबूत नहीं मनुस्क्रिप्ट, है, हाँ, फिर मनुस्क्रिप्ट्स नहीं है। मैन्युस्क्रिप्ट भी नहीं है, भाषा का सबूत नहीं है। हम जो दावा कर रहे हैं जिस समाज की कि जहाँ पे घोड़े पर बैठ के इंद्र जाता था लड़ाई करने के लिए, उस समय में उस राजा के राजपाट का भी सबूत नहीं है। हम जब जो दावा कर रहे हैं उस समय जिन-जिन चीज़ों की दावा कर रहे हैं, जैसे लोहार की दावा कर रहे हैं, इसके भी सबूत नहीं है। अब लोहार अगर धौंकनी चला रहा है इसका मतलब कि वहाँ पे भी एक डेवलप सभ्यता होगी। लोग वहाँ के खेती-बाड़ी करना जानते होंगे, वहाँ के लोग घर बनाना जानते होंगे। जब लोहार धौंकनी चला सकता है, लेकिन हमको इसके कोई भी सबूत नहीं मिल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं ना, अनावश्यक रूप से हम उसको पीछे ले जा रहे हैं। बिना किसी सबूत के जिद किस बात की है कि हमको हर चीज़ ना एक्शन कर लेना है, लेकिन उसको वहाँ पे फिट कर देना है। हमारी जिद इसी बात की है ना कि सबूत हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको अनावश्यक रूप से इन सारी चीज़ों को वहाँ पे फिट कर देना है। अब हुँ, एक चीज़ और देखिए आप इसमें, त्रिपिटक में कहीं भी संस्कृत जैसा शब्द की चर्चा नहीं मिलती है। पूरे हुँ, त्रिपिटक में जैसे त्रिपिटक में जो पाली में लिखे गए, तो पाली के शब्दों को बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस पाली के शब्द को ना तुम संस्कृत मान लो और फिर कह दो कि उसमें वेद थे। लेकिन सर संस्कृत अरे लिखा तो नहीं जाता संस्कृत था। लिखा नहीं जाता था, लेकिन बुद्धा तो सारी पढ़ाई पढ़े हैं ना, उन्होंने तो एजुकेशन लिया है। तो एजुकेशन जब लेंगे तो जिस भाषा में एजुकेशन लेंगे, वो भाषा की तो चर्चा आएगी ना, लिपि की चर्चा नहीं आएगी, भाषा की तो ज़रूर चर्चा आएगी। तो भाषा की भी हुँ, चर्चा नहीं है ना, चक्कर ये है कि पाली-प्राकृत की तो चर्चा आती है, लेकिन संस्कृत का नामो-निशान तक नहीं है, भाषा ही नहीं है, वो तो बाद में डेवलप हो रही है। तो जिसके हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि संस्कृत देखें, संस्कृत का पूरा ना जो डेवलपमेंट है, उसका सारे इंस्क्रिप्शन आप सम्राट अशोक के बाद के सारे इंस्क्रिप्शन आप देखो और 12वीं सदी तक के सारे इंस्क्रिप्शन देखो, आपको पता चलेगा कि कहीं भी शुरुआत में एकदम सॉलिड आपको वो नहीं मिलेगा, संस्कृत नहीं मिलेगा। जैसे एक बार आपकी बात ना तब भी सही हो जाती, जब अगर पहला जो इंस्क्रिप्शन मिलता संस्कृत का और प्योर विशुद्ध रूप से संस्कृत का होता, तो भी हुँ, आपकी बात सही मान ली जाती कि हाँ, यार इसका मतलब ना संस्कृत डेवलप था। आपका जो मिल रहा है संस्कृत का, जिसको आप संस्कृत कहते हो, एक तो बुद्धिस्ट का है, दूसरी बात कि उस वो उसमें ना प्राकृत का इन्फ्लुएंस आ रहा है। उसके आधे से ज़्यादा सब तो पाली-प्राकृत के हैं। कंप्लीट भी संस्कृत हुँ। अचानक से नहीं मिल रहा है। तो इससे ये पता कि बाद में संस्कृत लिखा थी गया ही था नहीं। ना। सर वो देखो तो देखो वो देखो 1400 में लिखा गया इंस्क्रिप्शन था। बाद में लिखा गया। नहीं, इंस्क्रिप्शन बाद में हाँ, लिखा गया। लेकिन हाँ। संस्कृत भाषा अगर पहले से होती ना, तो वो इंस्क्रिप्शन ही संस्कृत में कंप्लीट लिखा होता। वो इंस्क्रिप्शन ही इन्फ्लुएंस आ रहा है प्राकृत का, यानी संस्कृत डेवलप ही नहीं था उस समय, अभी तो बन रहा था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते 10वीं 12वीं सदी तक बना है। और तो कुछ नहीं है सर। तो फिर आगे बढ़ते हैं अब।